तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी 7th की एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर पे, जिसकी हेडिंग है इनसाइड अवर अर्थ। सो इसकी हेडिंग से ही अगर हम इसको डिकोड करें तो हम ये समझ पा रहे हैं कि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारे अर्थ का जो सरफेस स्ट्रक्चर है उसके बियॉन्ड यानी कि इनसाइड द अर्थ क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से मिनरल्स, रॉक्स, ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इंटीरियर ऑफ द अर्थ की। सो बेसिकली जब कभी हम आउटर स्पेस से आई फोटोज के थ्रू जो पिक्चर्स हम देख पाते हैं उनमें हमने हमेशा अर्थ को इसी फॉर्मेट में देखा है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारी जो अर्थ है वो एक्चुअली में सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स से बनी हुई है। यानी कि इसका एग्जांपल हम ऐसा समझ सकते हैं जस्ट लाइक एन अनियन। जब आप एक अनियन के फर्स्ट स्लाइस को, लेयर्स को आप छीलते जाते हैं तो आपको पता चलता है दैट नो देयर आर मेनी मोर लेयर्स। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हमारी अर्थ में ऐसा ही है। हमें सिर्फ हमारी सरफेस दिखाई देती है, लेकिन जब हम फर्दर स्टडीज करते हैं तो हमें पता चलता है दैट नो देयर आर मेनी मोर लेयर्स विच वी हैव टू एक्सप्लोर। तो इन्हीं लेयर्स में सबसे फर्स्ट जो होती है वो होती है क्रस्ट, सेकेंड वन इज मेंटल एंड थर्ड वन इज कोर। जैसे कि हमारी अर्थ है, इसमें भी आपको दिख रहा है, हम लोगों ने इस सरफेस रीजन को, जिसमें कि हमारे ओशन बेसिन्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, इस पोर्शन को हमने इसको नाम दिया हमने क्रस्ट का। उसके बाद हमारी जो सेकेंड लेयर आती है वो आती है मेंटल के नाम से। इस लेयर को हम कहते हैं मेंटल एंड द थर्ड वन लेयर इज कॉल्ड कोर। सो हमें ये समझ में आया कि हमारी जो अर्थ है उसको बेसिकली हमने पहले 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब इनके फर्दर प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट की। ओके, सो द क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस। सबसे ऊपर की जो लेयर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें कि आप उस सरफेस रीजन में जिसमें आप वॉक कर पा रहे हैं, या आप कह सकते हैं कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, तो ये जो लेयर है हमारी, ये हमारा क्रस्ट है। इसके बाद क्रस्ट इज द थिनेस्ट लेयर बिटवीन ऑल। तो इसको ध्यान रखें कि क्रस्ट जो है वो सबसे थिन लेयर कहलाती है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर्स, मतलब इसकी जो थिकनेस है, यानी कि जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी आप ये अर्थ की सरफेस पे खड़े हुए हैं, तो अगर आप यहाँ से ड्रिलिंग करना स्टार्ट करें और डीप इनसाइड आप जाना शुरू करें अर्थ के, तो 35 किलोमीटर्स तक जो लेयर आपको मिलती है उसको आप नाम देते हैं क्रस्ट का। ओके, 35 किलोमीटर्स कहाँ से, लेकिन जब आप कॉन्टिनेंटल मासेस पे देखते हैं, यानी कि आप इस वक्त आप जिस कॉन्टिनेंट में हैं, सो हम अगर बात करें एशिया की, या आप किसी लैंड मास पे खड़े होकर के ड्रिलिंग कर रहे हैं और वहां से आप 35 किलोमीटर्स की डेप्थ तक जाएं तो आपको क्रस्ट लेयर मिलती है। लेकिन ओशन फ्लोज की बात करें तो ओशन फ्लोज में से 5 किलोमीटर की डेप्थ में ही आप क्रस्ट तक पहुंच जाते हैं। ओके, सो ये बात हो गई इसकी थिकनेस की। कहीं कहीं और रीजन्स ऐसे होते हैं, जैसे हमने देखा है अब माउंटेन रीजन्स की अगर हम बात करें, सो फ्रेंड्स हमारे तो माउंटेन्स तकरीबन 8000 9000 मीटर्स की हाइट के होते हैं। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि जो पूरा का पूरा क्रस्ट है, जैसे माउंटेन रीजन की बात करें तो वहां पर जो क्रस्ट होता है उसकी थिकनेस कई बार 70 किलोमीटर्स तक होती है। ओके, सो मतलब हमको ये समझ में आया कि क्रस्ट की जो थिकनेस है वो वेरी होती है, लेकिन बावजूद इसके क्रस्ट अपने आप में सबसे थिनेस्ट लेयर होती है। ओके, सो ये बात हो गई क्रस्ट की थिकनेस की। फिर हमारी क्रस्ट में जो मेन मिनरल्स हमें मिलते हैं उसके बारे में बात की गई है। सो द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सियाल, ठीक है। और जो ओशियानिक क्रस्ट होता है, यानी कि हमारे समुद्र में जो पानी है उसके नीचे जो लैंड मास वाला एरिया है, उसके नीचे का जो क्रस्ट है, उसमें से आपको सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है, जिसके कारण आप उसको सीमा कहते हैं। ओके, सो इसको बहुत सिंपल सा वर्ड है, याद रखेंगे कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उसको हमने नाम दिया है सियाल का, और जो ओशियानिक क्रस्ट होता है हमारा उसको हमने नाम दिया है
सीमा का। ओके, सो ये बात हो रही है क्रस्ट की। अब क्रस्ट के बाद इसमें देखते हैं इसका थोड़ा सा डिवीजन कैसे किया है। देखिए, हमने कहा ये हमारा कॉन्टिनेंट रीजन है जहां पे हमको माउंटेन्स नजर आ रहे हैं। उसके बाद उसके नीचे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे भी बहुत डेप्थ में हमारा ये जो मतलब कॉन्टिनेंट्स के नीचे भी बहुत डेप्थ तक हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाई करता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें ओशियंस की, तो अब ये आपका ओशियन फ्लोर है और उसके नीचे सिर्फ इतना रीजन अप्रोक्सीमेटली आपका ओशियानिक क्रस्ट है। इसके नीचे वाला जो पूरा रीजन है, अगर मैं बोलूँ ये रेड बेल्ट, तो इस रेड बेल्ट के जो नीचे है वो हमारी सेकेंड लेयर आ जाती है। ओके, सो अब बात करते हैं हमारी सेकेंड लेयर की, विच इज मेंटल, एंड द थर्ड वन इज कोर, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंटल की। द मेंटल इज द लेयर which extends up to a depth of 2900 kilometers below the crust. So मैंने आपसे कहा कि अगर आप कॉन्टिनेंट रीजन में 35 किलोमीटर्स तक की ड्रिलिंग करेंगे तो आपको जो लेयर मिलेगी वो कहलाएगी क्रस्ट। 5 किलोमीटर्स के फर्दर जाने पर कॉन्टिनेंट रीजन में, किसी प्लेन रीजन में 35 किलोमीटर्स के आगे जाने पर अगर आप ड्रिलिंग करते हैं तो अप टू 2900 किलोमीटर्स तक की जो लेयर है वो है मेंटल। ओके, उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है हमारी वो कहलाती है कोर, विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर्स। तो इसको ध्यान रखेंगे क्या कि मेंटल की जो डेप्थ है वो अबाउट 2900 किलोमीटर्स है, और उस 2900 किलोमीटर्स तक पहुंचने के बाद फर्दर 3500 किलोमीटर्स का जो रीजन है वो आपका कोर का रीजन है। ठीक है, सो अर्थ की जो रेडियस होती है ना, हमारी अर्थ की अगर हम रेडियस की बात करेंगे सो इट्स अप टू समथिंग 6000 किलोमीटर्स में आती है ना। कैसे? 3500 किलोमीटर्स का आपका कोर हो गया, मेंटल आपका 2900 किलोमीटर्स का हो गया, और समवेयर आप मान लीजिए अप टू 100% भी अगर आप मान के चले कि आपकी क्रस्ट की थिकनेस है, तो ये ऑल ओवर कितना हो जाता है 6500 समथिंग। ओके, तो ये बात हो गई हमारे मेंटल की। मेंटल की मैंने आपको बताया डेप्थ होती है 2900 किलोमीटर्स, और कोर की भी मैंने आपको बताई डेप्थ होती है कितनी, 3500 किलोमीटर्स। मतलब 3500 किलोमीटर्स का अकेला रीजन कोर का होता है। फिर जो कोर होता है हमारा वो बेसिकली निकेल एंड आयरन से बना है, इसलिए उसको नीफे लेयर भी कहा जाता है। ओके, सो द कोर इज मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड नीफे। इसको बिल्कुल ध्यान रखें। मैं आपको ध्यान रखने के लिए क्यों बोल रही हूँ ये मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट में बताऊंगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, जब हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब हम इसके बाद देखेंगे कि इस चैप्टर के टॉपिक्स से प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो एक आपको आइडिया देंगे कि यूपीएससी आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछना चाहती है या पूछने वाली है, उसका एक छोटा सा आइडिया देने के लिए भी आपको कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ओके, सो अब देखते हैं हम सेंट्रल, ये हो गया हमारा नीफे लेयर। इसके बाद द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मतलब ये है कि अगर ये मेरी अर्थ है और ये मेरी अर्थ का सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पर जो सेंटर कोर है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, सो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। मतलब अर्थ के टोटल वॉल्यूम का 84% कहाँ से आता है? मेंटल से आता है, 15% जो है वो कोर देती है, और 1% जो है वो अर्थ का वॉल्यूम का क्रस्ट देता है। ओके, सो ये बात हो गई हमारी 3 लेयर्स की, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, जिसमें हमने देखा कि किन इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसी इनकी थिकनेस है, कैसे इनमें मिनरल्स पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में बात करते हैं अब रॉक्स एंड मिनरल्स की, क्योंकि हमने वहां पे बात कर ली सियाल हो गया, सीमा हो गया, और क्या हो सकता है उसके बारे में बात की गई है। सो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। कोई भी मिनरल का ऐसा नेचुरल मास, मतलब अगर कोई मिनरल है जो कि अपने आप में ही बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे अर्थ के क्रस्ट पे मिलता है या अर्थ के क्रस्ट को फॉर्म करता है, वो कहलाता है रॉक। Okay, and generally on the basis of formation
रॉक्स आर ऑफ 3 मेजर टाइप्स। सबसे पहले होते हैं इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक। मतलब ये कि हमारी अर्थ के क्रस्ट को बनाने वाले मिनरल मैटर्स को हम नाम देते हैं किसका? रॉक्स का। और ये जो रॉक्स होते हैं ये जनरली यहाँ पर 3 टाइप के हमें बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज इग्नियस, सेकेंड इज सेडिमेंट्री एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक। तो बात करते हैं सबसे पहले हम इग्नियस रॉक्स की। सो व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। सो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मैग्मा। इसमें एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आपको बता दूं, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे और कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि जहां पे वर्ड यूज किया जाता है मैग्मा वो होता है इंटीरियर के लिए, ओके, और जहां पे वर्ड यूज किया जाता है लावा वो होता है एक्सटीरियर के लिए। अब इसको समझिए कि मैंने क्या कहा। ये अगर यहाँ पर कोई वोल्केनो है, ओके, और वोल्केनो में कंडुइट या इसको आप कह लीजिए कैसी पाइपलाइन होती है जिसके थ्रू आपका जो भी अर्थ के सरफेस में, सॉरी अर्थ के इंटीरियर में जो मोल्टन लावा होता है, मैग्मा होता है, वो इस पाइप के थ्रू इस वोल्केनो से इरप्ट होता है और बाहर अर्थ की सरफेस पर आता है, ठीक है। तो जब तक यहाँ पर अर्थ के अंदर का मोल्टन मटेरियल इसी वोल्केनो के अंदर रहता है तो हम उसे नाम देते हैं मैग्मा का, बिकॉज इट इज इनसाइड और इंटीरियर, है ना। तो ये इंटीरियर ऑफ द वोल्केनो में है इसलिए हम उसको मैग्मा बोलते हैं। लेकिन जब इस वोल्केनो से इरप्शंस होते हैं तो हम कहते हैं दैट लावा इज इरप्टिंग फ्रॉम द वोल्केनो। इस फैक्ट को बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि कई बार कोई फिनोमेना है, अगर जैसे मैंने आपसे कहा तो कोई फिनोमेना में अगर मैग्मा की जगह पे लावा दिया है लेकिन वो चीज हो इनसाइड द वोल्केनो रही है तो वहां पर लावा वर्ड यूज करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा और उसके कारण कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स पर इफेक्ट पड़ेगा, ओके। तो इग्नियस रॉक्स की हम बात करते हैं। इग्नियस रॉक्स में हमने देखा कि जब भी कोई मोल्टन मैग्मा कूल डाउन होता है, सॉलिड होता है, तो एक रॉक का फॉर्मेशन होता है और जो रॉक यहाँ पर बन रहा है उसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स, ओके। और क्योंकि ये सबसे पहले बन रहे हैं, आप कह लीजिए प्राइमरी रॉक्स, इसलिए इनको हमने नाम दिया है। क्योंकि बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, एक मैग्मा, एक वोल्केनो के थ्रू एक मैग्मा जो है वो कूल डाउन होता है जब किसी वोल्केनो में या वोल्केनो के बाहर, तो वो कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई हो रहा है और सॉलिडिफाई होने के बाद उससे रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सो द रॉक्स आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। देन इग्नियस रॉक्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। तो इसको मैंने आपको जो ये बताया कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, मैग्मा है तो इंटीरियर, लावा है तो एक्सट्रूसिव। इसी के बेसिस पे हमने इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स को डिफाइन किया है। सो कैसे किया है वो देखते हैं। See, lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. मैंने आपको बोला लावा जो है अर्थ के सरफेस पर पड़ता है, ओके। And when this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. So the rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks, जो कि अर्थ के क्रस्ट पे ही बन रहे हैं ना, ऑन द क्रस्ट ही इनका फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब ये कि किसी भी वोल्केनो से लावा का इरप्शन हुआ, वो लावा जो था वो अपने अर्थ के सरफेस पर फ्लो हुआ और फ्लो होते होते बहुत रैपिडली, इसकी एक बहुत खास प्रॉपर्टी होती है कि जब भी लावा का इरप्शन होता है तो लावा बहुत ही रैपिडली कूल डाउन होने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि अर्थ के इंटीरियर का जो टेम्परेचर है, अगर मैं उसकी बात करूं, अर्थ के इंटीरियर का टेम्परेचर समवेयर इन थाउजेंड्स में होता है और अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो इट्स नॉट इवन इन 100, है ना, 100 में भी ये टेम्परेचर नहीं होता है। इसी के कारण जब यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर में चेंजेस जैसी प्रॉपर्टी आती है, तो जो लावा है वो खुद को कूल डाउन बहुत इजीली कर पाता है और बहुत जल्दी कर पाता है। क्योंकि हमने हमेशा ये देखा है कि कोई भी चीज जो है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, कोई भी चीज जो है वो हाई टू लो फ्लो होने की कोशिश करती है, राइट। सो यहाँ पे अगर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर को इक्वल करना है, तो जो लावा है जिसका टेम्परेचर अपने आप में थाउजेंड्स या समझ लीजिए 1000 के आसपास भी अगर है, तो वो खुद को बहुत ही कूल डाउन करने की कोशिश करेगा ताकि सराउंडिंग्स के साथ वो अपने आप को कोऑपरेट करवा सके, है ना। सो इसी सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस में ये होता है कि ये
इसी कूल डाउन की प्रोसेस में होता है कि हो जाता है सॉलिडिफाई एंड देन हमको मिलते हैं हमारे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, फिर इनकी एक और प्रॉपर्टी ये होती है दैट दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। ओके, सो दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल बसॉल्ट। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड ऑफ बसॉल्ट रॉक्स। अब सुनिए, ग्रेन्ड रॉक्स की ग्रेन्ड स्ट्रक्चर की बात करी। ग्रेन्ड मतलब क्या होता है? बहुत ही बारीक, बहुत ही माइन्यूट साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कहलाते हैं ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। सो बसाल्ट इज अ काइंड ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ओके, एंड द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखें, हमारे अर्थ पे सॉरी हमारे इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के बाद बात करते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की। So sometimes the molten magma cools down deep inside the Earth's crust, and the solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. जैसे मैंने आपको कहा, अगर मैग्मा, क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ मैग्मा, वहां पे वर्ड क्या यूज हुआ था लावा। सो मैंने आपसे कहा कि जब कोई मैग्मा है, मोल्टन मैग्मा, वो अर्थ के सॉरी वोल्केनो के इनसाइड ही, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट ही कूल डाउन हो जाएगा किसी भी कारण से, तो वहां पर भी वो रॉक्स का फॉर्मेशन करेगा और उन रॉक्स को हम नाम देंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस गलतफहमी में हम नहीं रहेंगे कि अगर अर्थ के लावा का इरप्शन अर्थ की सरफेस पे नहीं हुआ तो इग्नियस रॉक्स नहीं बन सकते। जी नहीं, जो इग्नियस रॉक्स हैं वो अर्थ के इनसाइड भी बन सकते हैं अगर वहां पर मोल्टन मैग्मा को कूल डाउन होने का टाइम मिल गया। तो इनसाइड द वोल्केनो या इनसाइड द अर्थ सरफेस भी आपके रॉक्स बन सकते हैं, जिनको हम नाम दे देते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सो सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अब एक छोटा सा फर्क क्या आता है, मैंने आपसे कहा टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना, तो अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा? मैक्स टू मैक्स 50 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस, नॉट मोर देन दैट, एब्सोल्युटली नॉट। तो होगा क्या कि अर्थ के बाहर यानी अर्थ के सरफेस पर जो भी लावा आता है बहुत जल्दी कूल डाउन होता है, लेकिन अर्थ के इंटीरियर में भी टेम्परेचर समथिंग 500 सेल्सियस टू 1000 सेल्सियस कहीं ना कहीं तो मिलेगा। सो उसके कारण इसकी कूलिंग में लग जाता है टाइम और इसकी वजह से बनते हैं लार्ज ग्रेन्स। ओके, ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ सच अ रॉक। सो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल क्या है? ग्रेनाइट एंड द ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट और पाउडर ऑफ स्पाइसेस। ओके, एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। देखिए, जो ग्रेन्स होते हैं वो एक्चुअली में क्या से बनते हैं? ग्रेनाइट से बनते हैं। और जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं जिससे कि आप पेस्ट और पाउडर बनाते हैं वो काय से बनते हैं? वो भी जनरली बनते हैं ग्रेनाइट के, जिसको हम जैसे कहते हैं मॉरल एंड पेसल, जिसकी मदद से मसाले पीसे जाते हैं, जो आपने देखे होंगे बेसिक, उसी का यूज करते हैं। तो ग्राइंडिंग स्टोन्स वो कहलाते हैं, तो उनको बनाने के लिए हम ग्रेनाइट का यूज करते हैं। ओके, सो ये बात हो गई हमारे इग्नियस रॉक्स की। इग्नियस रॉक्स के दो टाइप हैं, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव रॉक्स वो होते हैं जिसमें मोल्टन लावा, लावा इसलिए क्योंकि एक्सटीरियर की बात है। सो जब लावा अर्थ के सरफेस पर आकर के कूल डाउन होता है उसकी वजह से बनने वाले रॉक्स कहलाते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जो लावा या मैग्मा अर्थ के क्रस्ट के इनसाइड ही कूल डाउन होता है और रॉक्स का फॉर्मेशन करता है, उससे बनने वाले रॉक्स कहलाते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, अब बात करते हैं हमारे रॉक्स के सेकंड टाइप की, जो कि है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो देखिए, अब ऐसा हुआ कि मान लीजिए इग्नियस रॉक्स बन गए, एक्सट्रूसिव बन गए, ठीक है। अब ये रॉक्स क्या होता है? रोल डाउन होते हैं, क्रैक होते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। तो इनके जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जिसमें ये टूट रहे हैं, ये कहलाते हैं सेडिमेंट्स। And these sediments are transported and deposited by wind, water, etc. 6th के NCERT जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने डिपोजिशन और इरोजन इन दोनों शब्दों को बहुत अच्छे से समझा था, जिसमें हमने ये समझा था कि सेडिमेंट्स का इरोजन और डिपोजिशन कराने वाले एजेंट्स में कौन कौन हो सकता है? विंड भी हो सकते हैं, वाटर भी हो सकते हैं, बहुत सी चीजें हो सकते हैं। सो these loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. Okay? तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, सो लूज सेडिमेंट्स हैं, लेकिन अगर इनको आप कंप्रेस करो, अब क्योंकि कंप्रेशन होगा डिपोजिशन के कारण,
तो ये क्या होता है, कंप्रेस होके हार्डन शेप में आ जाते हैं और इनकी वजह से क्या होता है, रॉक्स की लेयर बनना स्टार्ट होती है। सो जो लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स की वजह से रॉक्स बने वो कहलाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि इनके नाम में ही आपको सेडिमेंट दिख रहा है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि हमें इसमें समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्स, एंड सेडिमेंट्स कब कंबाइन हो रहे हैं, जब उन पर ट्रांसपोर्टेशन या डिपोजिशन हो रहा है बाय विंड, वाटर और एनी अदर एजेंट। ठीक है। सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंडस्टोन जो है वो अपने आप में एक सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है जो कि सैंड के ग्रेन्स से बनता है। दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम। इसको समझते हैं ये क्या बोला। इसके पहले आपको मैं फॉसिल्स की डेफिनेशन बताती हूँ। फॉसिल्स द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स trapped in the layers of rocks are called fossils। मतलब ये कि जैसे कोई प्लांट है, अब वो किसी रीजन में था, कोई कारणों से वो प्लांट खत्म हो गया, उसकी डेथ हो गई, वो प्लांट नहीं सरवाइव कर पाया। या फिर कोई एनिमल था, जैसे एक छोटी सी कोई भी आप इंसेक्ट समझ लीजिए या कोई भी एक एनिमल मान लीजिए, छोटा या बड़ा भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। सो कोई एनिमल था, कोई प्लांट था जिसकी डेथ हुई। अब उनकी डेथ के बाद उनके जो बचे हुए बॉडी पार्ट्स थे या उनकी जो बची हुई बॉडी थी वो उस रीजन में रह गई। ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन तब होता है जब सेडिमेंट्स एक जगह पे डिपॉजिट होते हैं, कंप्रेशन होता है, हार्डन होते हैं, है ना। पहले डिपॉजिट होते हैं, फिर एक दूसरे पे कंप्रेस करते जाते हैं एंड देन हार्डन होकर के रॉक्स की लेयर बनाते हैं। तो मान लीजिए कि नदी ने अपने साथ, नदी के अंदर या नदी का पानी जो था वो अपने साथ एक ऐसे जगह से सेडिमेंट्स बहा कर लाया जिसमें कि कुछ डेड प्लांट्स रह गए, कुछ डेड एनिमल्स रह गए या उनके फॉसिल्स रह गए। ओके। तो जब वो चीजें इकट्ठी हो गई तो उसमें क्या हुआ कि वो फॉसिल्स उस लेयर में इकट्ठे हो गए और लेयर बाय लेयर जब फॉर्मेशन हुआ तो रॉक बन गए। सो बेसिकली यहाँ कहने का मतलब ये है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स भी देखने को मिलती हैं जो कि एक समय उसी सेडिमेंट में रहा करती थी। क्योंकि सेडिमेंट कहाँ से आया, सेडिमेंट तो वाटर बहा के लाया, पानी बहा के लाया ना, वरना पहले तो वो चीज उसी रीजन में थी। एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल इसलिए कर पाई क्योंकि चाहे विंड हो चाहे वाटर हो, किसी भी एजेंट की मदद से उसने एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल किया, है ना। सो ये होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स जिसको हमने पढ़ा। इसमें हमें ये बात ध्यान रखना है बिल्कुल कि हमारे तीनों रॉक्स में से, चाहे आप इग्नियस रॉक्स की बात करो, चाहे आप मेटामॉर्फिक रॉक की बात करो, चाहे आप सेडिमेंट्री रॉक की बात करो, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स में कंफर्म्ड होता है कि फॉसिल्स तो मिलते ही हैं जनरली, है ना। और इग्नियस रॉक्स में फॉसिल्स मिल पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इग्नियस रॉक्स जो है वो लावा के स्टेट में मोल्टन मैग्मा या लावा की वजह से फॉर्म होते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि इतने हाई टेम्परेचर पर जहां पर मोल्टन मैग्मा या मोल्टन लावा होता है, क्या वहां पर किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का सरवाइव कर पाना पॉसिबल है? एब्सोल्युटली नॉट। इवन दो उसके अंदर तो ऐसा है कि अगर आप कोई हार्डन मटेरियल भी है तो वो मोल्टन मैग्मा का टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि वो मटेरियल भी मेल्ट होकर के उसी मैग्मा के साथ फ्लो करेगा। ठीक है। सो ये बात हुई कि इग्नियस रॉक्स में तो किसी भी तरीके की फॉसिल्स नहीं मिलती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। फिर फॉसिल्स की डेफिनेशन हमने देखी। अब इसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? सो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। कैसे? देखिए, अब आपने कहा कि इग्नियस रॉक्स जो थे वो सरफेस पे बनने के बाद अर्थ के सरफेस पे रह गए या कुछ इनसाइड द अर्थ क्रस्ट भी रह गए, और सेडिमेंट्री रॉक्स भी सेडिमेंट के साथ बन गए। अब वो क्या हो रहा है, उन पर वेदरिंग हो रही है। वेदरिंग मतलब वेदर के अलग अलग जो फिनोमेना है, जैसे हीट है, प्रेशर है, वो लग रहे हैं इस पर। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। मतलब ये कि पहले इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है और देन जब उन पर हीट और प्रेशर का वर्क लगता है या वो काम करता है हीट और प्रेशर,
सो क्या होता है यहाँ पर, मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है. सो फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल. सो हम सभी ने मार्बल तो देखा है, तो हम जानते हैं कि मार्बल जो होता है बेसिकली वो लाइमस्टोन से बनता है. कब बनेगा, जब उस पर हीट और प्रेशर का काम किया जाएगा, है ना. सो ये हो गए हमारे 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स विच वाज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं रॉक साइकिल की. तो रॉक साइकिल में हम ये कह रहे हैं दैट वन टाइप ऑफ रॉक changes to another type under the certain conditions in a cyclic manner and this process of transformation is called rock cycle. मतलब बेसिकली एक ऐसी साइकिल जिसमें से आपको ये पता चलता है कि हर एक टाइप का रॉक अपने दूसरे रॉक फॉर्म में चेंज होने की एबिलिटी रखता है. अब जैसे सबसे पहले मैंने आपसे कहा कौन से रॉक्स बनते हैं, इग्नियस रॉक्स. एक मैग्मा है, जब वो सॉलिडिफाई होता है, कूल डाउन होकर के सॉलिडिफाई होता है तो इग्नियस रॉक्स बनते हैं. वही इग्नियस रॉक्स जब टूट जाता है या छोटे छोटे बारीक फ्रेगमेंट्स में या माइन्यूट फ्रेगमेंट्स में वो डिवाइड होता है तो बनते हैं सेडिमेंट्स. और उसी सेडिमेंट्स में क्या बन जाता है, उसी सेडिमेंट्स की मदद से बनता है सेडिमेंट्री रॉक, राइट. अब मैंने आपसे कहा कि सेडिमेंट्री रॉक है या इग्नियस रॉक है. इसको ध्यान से देखिएगा, या तो सेडिमेंट्री रॉक होगा या इग्नियस रॉक है. अब अगर इन पर प्रेशर हीट ने काम किया तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं इग्नियस रॉक कैन आल्सो चेंज इनटू मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक कैन आल्सो चेंज इनटू मेटामॉर्फिक, राइट. लेकिन अब मेटामॉर्फिक रॉक है, किसी रीजंस की वजह से मेल्ट डाउन हो गया, मैग्मा में जाके कन्वर्ट हो गया, तो क्या होगा, इनसाइड द अर्थ चला गया, कन्वर्जन हो गया इसका मैग्मा में. तो क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है दैट अगेन इसकी मदद से हम एक इग्नियस रॉक बना सके. और अगर मैं इसका नाम दूं, दूसरा नाम मैं दूं आपको कि इग्नियस रॉक्स है, अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है और टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण वो वापस मोल्टन मैग्मा स्टेट में आ गए, तो फिर अगेन क्या हो सकता है कि वही जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, अब मान लीजिए अब की बार जो है लावा बाहर इरप्ट हो गया, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में भी चेंज हो सकते हैं. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस जो कि चलती रहती है और इसकी वजह से हमारी अर्थ पर हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स देखने को मिलते रहते हैं. ठीक है, सो ये बात हो गई रॉक साइकिल की. चलिए अब देखते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो कि हमारे लिए थोड़े से इम्पोर्टेंट है. सो यूपीएससी प्री 2009 क्वेश्चन पूछा गया था, इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ बिलो द मेंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ द फॉलोइंग. सो हमें मालूम है हमारी अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो जो क्रस्ट होता है, ओशियानिक क्रस्ट जो होता है वो बना होता है सीमा का, दैट इज सियाल एंड मैग्नीशियम. एंड जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो बना होता है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम का. हमको मालूम है दैट कोर इज मेड अप ऑफ विच मिनरल, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एलिमिनेशन प्रोसेस से अगर बताऊं तो आप जानते हैं सियाल, दैट इज आवर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, Al stands for aluminium, so this answer won't be right. आप इस ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते. क्रोमियम के बारे में हमने कभी कहीं नहीं सुना, इसलिए क्रोमियम को अभी हम छोड़ देते हैं. देन इफ वी टॉक अबाउट सिलिकॉन, तो हम जानते हैं सिलिकॉन इज मेजरली फाइंड इन द crustal areas, whether it's continent, whether it's oceanic. So silicon cannot be the right answer. अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस बच गए, आयरन एंड क्रोमियम. सो एक बात जो आपको जाननी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जानने के लिए वो ये है दैट अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अगर कोई मेटल है तो वो क्या है, आयरन है. ओके, तो होता क्या है कि क्रोमियम के बारे में भी क्योंकि इतना हमने कहीं नहीं सुना, क्रोमियम कम पाया जाता है, सो अर्थ के इंटीरियर में होने का उतना सवाल नहीं होता. सो द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ द आयरन, क्योंकि इसको हमने नीफे लेयर भी नाम दिया है, दैट इज निकेल एंड Fe स्टैंड्स फॉर आयरन. सो द आंसर इज आयरन. सो ये हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछा था. अब मैं आपको एक एमसीक्यू देती हूँ सॉल्व करने के लिए, जैसे कि इसमें है दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में पहला स्टेटमेंट है द एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा. जो एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं वो बनते हैं मैग्मा की कूलिंग की वजह से. सेकंड, इग्नियस रॉक्स कैन बी चेंज्ड इनटू अदर 2 टाइप्स ऑफ रॉक्स, मतलब कि जो इग्नियस रॉक है उसको भी आप दूसरे 2 फर्दर टाइप्स ऑफ रॉक्स में चेंज कर सकते हैं. थर्ड,
igneous and metamorphic rocks contains fossils. ओके तो देखिए इसको सॉल्व करना है आपको, तो आपसे पूछा गया विच ऑफ द अबव इज और आर करेक्ट। ऑप्शंस दिए गए हैं 1 and 2, 1, 2 and 3, 1 and 2 and none of the above। यहाँ पे इट्स 1 and 3 नॉट 1 and 2। ओके सो इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सो देखिए अभी हमने पढ़ा था एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो है वो बनते हैं बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा। सो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। उसके बाद igneous rocks can be changed into other two types of rocks, ये भी सही है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो है igneous and metamorphic rocks contains fossils। तो कंफ्यूजन और गलत होने के चांसेस क्या है वो सुनिए। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक से भी बनते हैं और igneous रॉक से भी बनते हैं, राइट। सो अगर मान लीजिए कि कोई मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक से बना होता तो सेडिमेंट्स में तो फॉसिल्स होते हैं, तो अगर यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक है और वो किसी कारण से सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ होता तो उसमें फॉसिल्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन इग्नियस रॉक्स की प्रॉपर्टी क्या है, मेड फ्रॉम मैग्मा, है ना, मैग्मा की वजह से ये बन रहे हैं। सो होगा क्या कि मैग्मा की वजह से बनने के कारण हमको मालूम है कि यहाँ पर फॉसिल्स का मिलना इम्पॉसिबल है, राइट। सो अब आप अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे आपको इग्नियस भी लिखा है और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी लिखा है। तो अगर आप मेटामॉर्फिक रॉक्स देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये राइट होगा या रॉन्ग, तो इस फर्स्ट वर्ड को देख लीजिए जो कि है इग्नियस रॉक्स, उसी से आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं इग्नियस रॉक्स में फॉसिल्स नहीं होते, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2। क्वेश्चंस को हमको अटेम्प्ट करना है। वैसे तो यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट्स देकर भी आपको कंफ्यूज करता है, तो इन स्टेटमेंट्स में आपको जो बातें ध्यान में रखनी है वो सिर्फ इतनी रखनी है कि इनमें ऐसा क्या है। जैसे आपसे अगर पूछा गया करेक्ट और इनकरेक्ट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अब आंसर हमको देना है इस और आर करेक्ट या इनकरेक्ट में हमने अगर गड़बड़ कर दी तो हमारे आंसर्स के जो नंबर्स हैं वो भी गड़बड़ कर सकते हैं। ओके सो इसी के साथ हमारी 7th की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर भी खत्म होता है।